अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉल्वुलर हार्ट डिजीज के हवाले से। तो सबसे पहले हम वॉल के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज वॉल। तो वॉल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है और इसके बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। तो वॉल हम किसे कहते हैं? वॉल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि ब्लड फ्लो को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। रेगुलेट ब्लड फ्लो इन वन डायरेक्शन, प्रिवेंट इट्स बैक फ्लो, ब्लड फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड प्रिवेंट इट्स बैक फ्लो। तो हार्ट में टू टाइप की वॉल होती है। एक को हम बोलते हैं सिमिल्यूनर वॉल, सिमिल्यूनर वॉल, और दूसरे को हम बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल। तो पल्मोनरी वॉल में टू टाइप की वॉल आती है। एक को हम बोलते हैं एआर्टिक वॉल, एआर्टिक वेल, और दूसरा पल्मोनरी वेल। और एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल में टू टाइप की वेल आती है। तो एक को हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वेल एंड सेकंड वन इज बाइकस्पिड। बाइकस्पिड वेल को हम मेट्रल वॉल भी बोलते हैं, मेट्रल वॉल। तो अगर इस वेल की नेर्विंग हो जाए तो इसको हम बोलते हैं स्टेनोसिस। अगर वॉल की पे नेर्विंग हो जाए ड्यू टू सम डिजीज कंडीशन या कोई कैल्सिफिकेशन वगैरह हुआ है, कैल्सिफिकेशन की वजह से या कोई और रीजन है इसकी वजह से अगर वॉल की नियरिंग हुई है तो इस कंडीशन को हम स्टेनोसिस कहते हैं। और इस स्टेनोसिस की वजह से क्या होता है कि ब्लड जो है वो बैक फ्लो करता है। उसके बैक फ्लो को हम रीगर्गिटेशन बोलते हैं, रीगर्गिटेशन। तो जब वेल की कहीं पे नियरिंग हो जाए ड्यू टू कैल्सिफिकेशन और सम अदर रीजन या कोई डिजीज कंडीशन वगैरह है, तो अगर इसकी नियरिंग हो जाए तो इस कंडीशन को हम स्टेनोसिस बोलते हैं और स्टेनोसिस की वजह से रीगर्गिटेशन काज होता है। तो हार्ट में फोर टाइप की वेल है और इसमें जो डिजीज कंडीशन आती है वो 8 टाइप की कंडीशन होंगे। एक हो गई इसमें अगर एआरटी में कहीं पे स्टेनोसिस वगैरह होगी तो उसको हम बोलते हैं एआर्टिक स्टेनोसिस, एआर्टिक स्टेनोसिस। और इसमें स्टेनोसिस की वजह से क्या होता है कि रीगर्गिटेशन काज होगा। तो एआर्टिक स्टेनोसिस एंड रीगर्गिटेशन। अगर मेट्रल वेल में रीगर्गिटेशन काज हुआ या स्टेनोसिस हुआ तो उसकी वजह से रीगर्गिटेशन वहां पे काज होगा। तो मेट्रल वेल, तो mitral stenosis and mitral regurgitation। अगर पल्मोनरी वेल में कहीं पे स्टेनोसिस वगैरह हुई है तो इसकी वजह से रिगर्गिटेशन काज होगा। तो पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस, और इसकी वजह से इसमें पल्मोनरी रिगर्गिटेशन काज होगा। अब अगर ट्राइकस्पिड वॉल में स्टेनोसिस हुई है, ट्राइकस्पिड वॉल में स्टेनोसिस हुई है तो ट्राइकस्पिड वॉल स्टेनोसिस की वजह से रिगर्गिटेशन काज होगा। तो ये 8 टाइप की कंडीशन हम पढ़ेंगे वल्वुलर हार्ट डिजीज में कि स्टेनोसिस की वजह से रिगर्गिटेशन काज होगा। और हार्ट में 4 टाइप की वॉल है तो इसमें 8 कंडीशन काज हो सकती है। या तो एआर्टिक स्टेनोसिस हो सकते हैं इसमें, और एआर्टिक रिगर्गिटेशन भी हो सकता है, मेट्रल स्टेनोसिस, मेट्रल रिगर्गिटेशन, पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी रिगर्गिटेशन, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस और ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन। अगर वॉल की पे नियरिंग हो जाए तो अगर हार्ट की 4 चेंबर है तो अगर ट्राइकस्पिड वॉल में या कोई मेट्रल वॉल में वहां पे और कोई स्टेनोसिस वगैरह का हो जाए तो चेंबर में क्या होगा कि चेंबर में ब्लड अकुमुलेट होगा और उसके अकुमुलेशन की वजह से हाइपरट्रॉफी काज होगी। तो अगर कहीं पे वॉल की स्टेनोसिस होती है तो वहां पे हाइपरट्रॉफी काज होती है। तो अब हम वल्वुलर हार्ट डिजीज में सबसे पहले डिजीज स्टार्ट करने वाले हैं, इसको हम बोलते हैं मेट्रल स्टेनोसिस। तो सबसे पहले हम मेट्रल वेल के बारे में जानेंगे कि मेट्रल वॉल क्या होता है और इसमें स्टेनोसिस किस तरह होती है। तो मेट्रल वॉल कि हम नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे। तो नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी मेट्रल वॉल की कि ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। अगर हम ये हार्ट कंसिडर कर लें तो ये हार्ट के 4 वेल्स हैं। तो ये है लेफ्ट एट्रियम और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो मेट्रल वॉल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। मेट्रल वॉल को हम बाइकस्पिड वॉल भी बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल। बाइकस्पिड वॉल इसे हम क्यों बोलते हैं कि इसमें 2 कस्प ऑफ मसल होते हैं। और इसको हम बाइकस्पिड वॉल क्यों बोलते हैं कि इसमें 2 फ्लैप ऑफ मसल होते हैं, 2 फ्लैप ऑफ मसल्स।
या इसको हम कस्प ऑफ मसल्स भी बोलते हैं। तो एक इंटीरियर होता है, एक इंटीरियर कस्प होता है इसका, और दूसरा पोस्टीरियर। तो बाइकस्पिड वॉल में टू टाइप के कस्प होते हैं, एक को हम इंटीरियर कस्प बोलते हैं, दूसरे को हम पोस्टीरियर कस्प बोलते हैं। और नॉर्मली जो माइट्रल वॉल होते हैं इसकी डायमीटर होती है 4 सेंटीमीटर। जब ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम से फ्लो करता है टुवर्ड द लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये 4 सेंटीमीटर तक इसकी डायमीटर जो है ओपन होती है। तो जब ये ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक फ्लो करती है तो इसकी जो डायमीटर है वो 4 to 6 सेंटीमीटर तक ओपन हो सकती है, 4 to 6 सेंटीमीटर। तो 4 to 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इन डायमीटर होता है। तो माइट्रल वेल क्या करता है, माइट्रल वेल जो है लेफ्ट एट्रियम से ब्लड को अलाउ करता है टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अगर कहीं पे माइट्रल वेल की कैल्सिफिकेशन की वजह से या कोई और डिजीज कंडीशन की वजह से इसकी कैल्सिफिकेशन हो जाए, इसमें कैल्सिफिकेशन आ जाए, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी स्टेनोसिस कॉज होगी। तो स्टेनोसिस में क्या होता है कि जो मेट्रल वॉल है ना, इसकी जो डायमीटर 4 to 6 सेंटीमीटर थी नॉर्मली, अब वो उसकी डायमीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेंगी। तो इसमें ब्लड की जो अमाउंट है वो काफी कम होगी और ब्लड जो है वो अक्यूमुलेट होगा इन द लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड अक्यूमुलेट होगा। तो जब ब्लड लेफ्ट एट्रियम में अक्यूमुलेट होगा तो इसकी एनलार्जमेंट होगी, और इसके एनलार्जमेंट को हम बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम हाइपरट्रॉफी। तो जब माइट्रल वॉल की स्टेनोसिस होती है तो इसकी वजह से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड अक्यूमुलेट होता है और इसकी वजह से लेफ्ट एट्रियम हाइपरट्रॉफी कॉज होती है। अब एक बात और, ये एक इम्पोर्टेंट बात है, जब भी कोई डिजीज कंडीशन में लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इन्वॉल्व होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि पल्मोनरी एडेमा कॉज होता है लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। कोई भी डिजीज कंडीशन हो अगर इसमें लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इन्वॉल्व होता है तो इसमें क्या होता है कि पल्मोनरी एडेमा कॉज होता है, पल्मोनरी एडेमा। पल्मोनरी एडेमा में क्या होता है, तो पल्मोनरी एडेमा में इस तरह होता है कि जो फ्लूइड है ना वो इसके अक्यूमुलेशन होती है इन द इंटरस्टिशियम ऑफ द लंग्स। तो पल्मोनरी एडेमा में फ्लूइड अक्यूमुलेट होता है, फ्लूइड्स अक्यूमुलेट इन द इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ लंग्स। तो अब हम ये देखते हैं अगर माइट्रल वॉल की स्टेनोसिस हुई होती है, माइट्रल वेल स्टेनोसिस, तो माइट्रल वॉल स्टेनोसिस की वजह से राइट एट्रियम जो है वो एनलार्ज होगा, इसकी हाइपरट्रॉफी होगी और ब्लड जो है वो फ्लो करेगा टू पल्मोनरी वेन। तो जब राइट एट्रियम की एनलार्जमेंट होगी तो ब्लड जो है वो फ्लो करेगा टू पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी वेन से ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल तक जाएगा। और जब ब्लड जो है पल्मोनरी वेन में चला जाता है तो पल्मोनरी वेन में क्या होगा कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन कॉज होगी, इसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से पल्मोनरी एडेमा कॉज होगा, पल्मोनरी एडेमा। तो जिस तरह हमने पढ़ा कि जब भी लेफ्ट कोई डिजीज कंडीशन में लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इन्वॉल्व होता है तो इसमें पल्मोनरी एडेमा कॉज होगा। तो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट जिस भी डिजीज कंडीशन में इन्वॉल्व होगा तो वहां पे पल्मोनरी एडेमा कॉज होगा लेफ्ट। और जब ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन से राइट वेंट्रिकल तक चला जाता है तो राइट वेंट्रिकल में भी हाइपरट्रॉफी कॉज होगी। तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी कॉज होती है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है टू द पल्मोनरी आर्टरी से फिर पल्मोनरी वेन के जरिए जाता है टू द लेफ्ट एट्रियम। तो जब लेफ्ट एट्रियम की एनलार्जमेंट हुई होती है और ये इसमें ब्लड ऑलरेडी एक्यूमुलेट हुआ होता है, तो जब ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी तक चला जाता है तो वहां पे ऑलरेडी ब्लड
अकुमुलेट हुआ होता है, क्योंकि पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम तक ब्लड नहीं चला जाता, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम में ऑलरेडी ब्लड जो है वो अकुमुलेट हुआ होता है। तो इस वजह से लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट की वजह से क्या होता है कि राइट वेंट्रिकुलर में भी हाइपरट्रॉफी का होती है, यहाँ पे भी ब्लड अकुमुलेट होगा। तो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट जब भी इन्वॉल्व होता है तो इसमें ये चांसेस होती है कि राइट साइड ऑफ द हार्ट भी इफेक्ट हो। तो जब लेफ्ट एट्रियम इन्वॉल्व होता है तो इसकी वजह से राइट वेंट्रिकल भी इफेक्ट होता है, राइट वेंट्रिकल में भी हाइपरट्रॉफी का होती है, यहाँ पे भी ब्लड की अकुमुलेशन हुई होती है। तो ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी तक नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे भी ऑलरेडी ब्लड है, यहाँ पे भी ऑलरेडी ब्लड है, तो ब्लड जो है वो यहाँ पे अकुमुलेट होगा, और जब यहाँ पे अकुमुलेट होगा तो इसकी वजह से जो ट्राइकास्पिड वाल्व है वो भी इफेक्ट होगा। तो इस पर जब प्रेशर आएगी तो इस यहाँ पे रिगर्गेटेशन के चांसेस भी होते हैं कि ब्लड जो है वो राइट एट्रियम तक चला जाए। तो जब भी लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इन्वॉल्व होते हैं डिजीज में, तो उसमें ये चांसेस है कि राइट साइड ऑफ द हार्ट भी इन्वॉल्व हो। तो ये था मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस के हवाले से। मिट्रल वेल में अब हम एक मिट्रल वेल एपैरेटस के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे कि व्हाट इज मिट्रल वॉल्व एपैरेटस। तो हमने पढ़ा था कि मिट्रल वॉल्व में टू कस्प होते हैं, टू कस्प, एक इंटीरियर एंड द नेक्स्ट वन इज पोस्टीरियर। तो वो पॉइंट जहाँ पे इंटीरियर एंड पोस्टीरियर कस्प एक दूसरे से मिलती है तो उसको हम बोलते हैं कैमिशर। द मीटिंग पॉइंट ऑफ इंटीरियर एंड पोस्टीरियर कस्प इज नोन एज कैमिशर। तो कैमिशर किसे बोलते हैं? मीटिंग पॉइंट ऑफ टू कस्प। कौन से टू कस्प? जो कि इंटीरियर एंड पोस्टीरियर कस्प है, उसकी मीटिंग पॉइंट को हम बोलते हैं कैमिशर। तो मिट्रल वेल एपैरेटस में फोर टाइप के स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं, इसमें सबसे पहले आता है कैमिशर। तो कैमिशर मीटिंग पॉइंट ऑफ द टू कस्प को हम बोलते हैं, जो कि इंटीरियर एंड पोस्टीरियर कस्प के मीटिंग पॉइंट उसको हम कैमिशर बोलते हैं। और मिट्रल वेल एपैरेटस में जो दूसरा स्ट्रक्चर आता है उसको हम बोलते हैं एनुलस। तो एनुलस क्या है? एनुलस जो है ये फाइब्रोमस्कुलर रिंग्स होती है, फाइब्रोमस्कुलर रिंग्स, तो उसको हम बोलते हैं एनुलस। और फिर मिट्रल वेल एपैरेटस में पेपिलरी मसल भी होते हैं, पेपिलरी मसल, और पेपिलरी मसल की वजह से जो कस्प होते हैं ये अपनी पोजीशन पे रहती है और कस्प की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में इसको हेल्प देती है। तो मिट्रल वेल में एक तो हमारे पास कस्प आ गया मिट्रल वेल एपैरेटस में, दूसरा जो है कैमिशर आ गया, तीसरा जो है वो एनुलस, और जो फोर्थ स्ट्रक्चर होता है उसमें पेपिलरी मसल होती है, और इसमें कार्डाई टेंडिनाई भी इन्वॉल्व होते हैं, कार्डाई टेंडिनाई। तो इन सारे स्ट्रक्चर को कंबाइन करके उसे हम बोलते हैं मिट्रल वॉल्व एपैरेटस। तो मिट्रल वेल एपैरेटस में कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? इसमें टू कस्प होते हैं, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, और इंटीरियर एंड पोस्टीरियर कस्प की मीटिंग पॉइंट को हम कैमिशर बोलते हैं। तो मिट्रल वेल एपैरेटस में कैमिशर आता है, एनुलस आता है, पेपिलरी मसल आते हैं, और कार्डाई टेंडिनाई। तो इन सारे को कंबाइन हम बोलते हैं मिट्रल वॉल्व एपैरेटस। तो अब हम इथियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। इथियोलॉजी के बारे में मिट्रल वॉल्व की इथियोलॉजी क्या है कि मिट्रल वॉल्व किस वजह से काज होता है? तो मेनली मिट्रल वॉल्व जो है रेमेटिक फीवर की वजह से काज होता है, रेमेटिक फीवर। और रेमेटिक फीवर किस वजह से आता है? अगर एक पेशेंट है उसको थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है और वो थ्रोट इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक यूज कर रहा है, और वो एंटीबायोटिक का कोर्स जो प्रॉपर्ली नहीं ले रहा, तो इस वजह से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया ने थ्रोट इन्फेक्शन का जो किया होता है, तो वो बैक्टीरिया जो है वो डॉर्मेंट फेज में चला जाता है, और डॉर्मेंट फेज में चला जाता है, और फिर आफ्टर 10 और 20 इयर्स ये बैक्टीरिया जो है ये एक्टिव फॉर्म में आता है, और ये डायरेक्टली लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को इफेक्ट करता है। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस का जो मेन काज है उसको हम बोलते हैं वो जो है रेमेटिक फीवर। और ये क्यों है? क्योंकि अगर एक बंदे को थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, वो एंटीबायोटिक प्रॉपर्ली नहीं ले रहा, तो उसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो डॉर्मेंट फेज में चले जाता है, और बैक्टीरिया जो है वो आफ्टर 10 और 20 एक्टिव होता है और डायरेक्टली लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को इफेक्ट करता है, और इसकी वजह से हार्ट की डिजीज काज हो सकती है। और भी कंडीशन है जिसकी वजह से मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस काज होती है, और मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस मेनली कॉमन होता है इन द फीमेल में ये मोस्ट कॉमन होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस काफी ज्यादा होता है,
और उसमें कैल्सिफिकेशन की चांसेस भी ज्यादा होती है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस और कैल्सिफिकेशन के ज्यादा होने की वजह से फीमेल में स्टेनोसिस की चांसेस, मिट्रल वॉल स्टेनोसिस की चांसेस ज्यादा होती है। तो अब हम पढ़ते हैं मिट्रल वॉल स्टेनोसिस के सिम्टम। तो उसमें सबसे पहले जो बंदे को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ क्यों होता है? हमने पढ़ा था ना कि मिट्रल वॉल स्टेनोसिस में मिट्रल वॉल इफेक्ट होता है और इसकी वजह से लेफ्ट एट्रियम जो है वो एनलार्ज होता है और इसके एनलार्जमेंट की वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन काज होती है और एट्रियल फिब्रिलेशन में टैकीकार्डिया काज होता है, टैकीकार्डिया। तो टैकीकार्डिया में बंदे क्या करते हैं कि वो जल्दी जल्दी उसके हार्ट बीट काफी फास्ट होगी, तो हार्ट बीट के फास्ट होने की वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आएगी। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इसका मेन रीजन क्या है कि लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट। तो लेफ्ट एट्रियम जो है वो एनलार्ज हुआ, इसके हाइपरट्रॉफी हुई होती है, तो इसकी वजह से बंदे को टैकीकार्डिया काज होगा और टैकीकार्डिया में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आएगी। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ को हम डिस्पीनिया भी कहते हैं, डिस्पीनिया। नेक्स्ट है बंदे को हेपेटाइटिस भी काज हो सकती है। तो हेपेटाइटिस में क्या होता है कि जो बंदा जो है उसके स्पूटम में ब्लड आएगा, ब्लड एंड स्पूटम। ब्लड इन वोमिटिंग। नेक्स्ट जो है पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन होगा, एट्रियल फिब्रिलेशन। और ये क्यों होता है? ये भी लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट की वजह से होता है, एट्रियम एनलार्जमेंट। और इसमें क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग रैपिड हार्ट बीट, इर्रेगुलर हार्ट बीट होगा, इर्रेगुलर हार्ट बीट। और मिट्रल वॉल स्टेनोसिस की वजह से चेस्ट पेन भी आएगा, चेस्ट पेन भी काज हो सकता है और इसकी वजह से हॉर्सनेस भी आएगा, हॉर्सनेस हम किसे कहते हैं? एबनॉर्मल चेंज इन द पिच ऑफ वॉइस, एबनॉर्मल चेंज इन पिच ऑफ वॉइस, इसको हम बोलते हैं हॉर्सनेस। और इसकी वजह से सिस्टेमिक एम्बोलाइजेशन भी काज हो सकती है, सिस्टेमिक एम्बोलाइजेशन। तो सिस्टेमिक एम्बोलाइजेशन किस तरह काज हो सकती है? अगर लेफ्ट एट्रियम में कोई थ्रोम्बस वगैरह आ जाए तो थ्रोम्बस जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाता है, तो ये थ्रोम्बस जो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो जब थ्रोम्बस अपनी जगह से मूव करता है जिसको हम बोलते हैं एम्बुलिस, तो जब ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाता है जिसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक एम्बोलाइजेशन। तो इसकी वजह से ब्रेन स्टेनोसिस भी काज हो सकती है और ये ब्रेन स्टेनोसिस काज कर सकता है, काज ब्रेन स्टेनोसिस। मिट्रल वॉल स्टेनोसिस की वजह से राइट एट्रियम जो है या राइट साइड ऑफ द हार्ट फेलियर भी हो सकता है, राइट हार्ट फेलियर, राइट हार्ट फेलियर। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मिट्रल वॉल स्टेनोसिस के इन्वेस्टिगेशन के बारे में कि मिट्रल वॉल को हम किस तरह इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके लिए चेस्ट एक्सरे कर लें तो इसके लिए हम चेस्ट एक्सरे भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर एक पेशेंट है उसको मिट्रल स्टेनोसिस हुई है, उससे अगर हम चेस्ट एक्सरे परफॉर्म कर लें तो उसमें क्या होगा कि हमें 2 डिफरेंट साइन नजर आएंगे। सबसे पहले जो साइन आ सकती है इसको हम बोलते हैं डबल साइन। तो चेस्ट एक्सरे पे डबल साइन अपीयर होगा और डबल साइन क्यों अपीयर होता है? क्योंकि लेफ्ट एट्रियम की एनलार्जमेंट हुई होती है, लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट की वजह से डबल साइन ऑन द एक्सरे अपीयर होगा, लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट। तो इसकी वजह से डबल साइन ऑन द एक्सरे अपीयर होगा। नेक्स्ट जो है इसमें कर्ली बी लाइन भी आएगी, कर्ली बी लाइन। और कर्ली बी लाइन क्या है? ये 1 to 2 सेंटीमीटर लाइन होती है जो कि पेरिफेरी पे लंग के बेस पे जो पेरिफेरल साइड है उस पे अपीयर होती है, इसको हम बोलते हैं कर्ली बी लाइन। तो चेस्ट एक्सरे पे 2 टाइप के साइंस नजर आ सकती है, एक तो डबल साइन होगा, दूसरा जो है कर्ली बी लाइन।
और डबल साइन क्यों फिर होता है कि लेफ्ट एट्रियम की एनलार्जमेंट हुई होती है, तो इसकी वजह से चेस्ट एक्सरे पे डबल साइन नजर आएगा। और कर्ली बी लाइन क्यों और नजर आएगा, क्योंकि इसमें पल्मोनरी एडेमा होगा, तो पल्मोनरी एडेमा की वजह से कर्ली बी लाइन नजर आएगी। तो चेस्ट एक्सरे पे हमें ये टू साइंस नजर आ सकती है, एक डबल साइन और दूसरा कर्ली बी लाइन। नेक्स्ट अगर हम पीवे परफॉर्म कर सकते हैं, अगर हम ईसीजी परफॉर्म कर ले तो ईसीजी पे हमें जो पीवेव है, पीवेव 2 में डिवाइड होगा। अगर हम ईसीजी कर लेना तो उसमें हमें बाइपिपेट वेव नजर आएगा। तो पीवेव जो है उसके 2 लूप्स होंगे, एक जो है राइट एट्रियल डिपोलराइजेशन की वजह से नजर आएगा, राइट एट्रियल डिपोलराइजेशन, और नेक्स्ट जो है वो लेफ्ट एट्रियल डिपोलराइजेशन की वजह से होगा, एट्रियल डिपोलराइजेशन। तो पी वेव जो है ये बाइफेट नजर आएगा, बाइफेट पी वेव। इसमें 2 लूप्स होंगे, पी वेव के 2 लूप्स होंगे। अगर हम ईसीजी परफॉर्म कर ले तो इस पे जो और वेव है वो भी टाल नजर आएगा, और इस पे हम एट्रियल फिब्रिलेशन भी डिटेक्ट कर सकते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन। इकोकार्डियोग्राफी भी हम परफॉर्म कर सकते हैं, इकोकार्डियोग्राफी। तो इकोकार्डियोग्राफी हम कौन से कंडीशन में परफॉर्म करेंगे, अगर हमें डिटेल फंक्शनल एनालिसिस करना हो और या हमें वेंट्रिकुलर फंक्शनल को देंगे हो कि इसमें वेंट्रिकल इन्वॉल्व है कि नहीं, तो इसके लिए हम इकोकार्डियोग्राफी परफॉर्म करेंगे। डिटेल फंक्शनल एनालिसिस के लिए, फंक्शनल एनालिसिस के लिए, या फिर हमें ये देखना हो कि इसमें वेंट्रिकल इन्वॉल्व है कि नहीं, वेंट्रिकुलर इन्वॉल्वमेंट को देखने के लिए। इसके लिए अगर हम इकोकार्डियोग्राफी परफॉर्म करते हैं, इसमें जो हमें वेल वेल नजर आएगी तो वो डोम शेप होगी, डोम शेप या फिर कर्व नजर आएगी। तो ये था मेट्रल वॉल स्टेनोसिस के हवाले से। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा इसमें हम पढ़ेंगे मेट्रल वॉल रिगर्गिटेशन।